आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तरकाशी के धराली में महाप्रलय ने मानव और प्रकृति के बीच संबंध पर गंभीर चर्चा पर मजबूर कर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की ऊंची चोटियों और पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और ऋषि गंगा के लिए प्रसिद्ध है। ये नदियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये नदियां और पहाड़ जो कभी जीवन दायिनी माने जाते थे, अब बार बार तबाही का कारण बन रहे हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनकी तीव्रता और बारंबारता पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे प्रकृति का प्रकोप है या इंसानी गलतियां? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार उत्तराखंड में होने वाली तबाही के पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारणों का मिश्रण है। जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप के कारण उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। ये आपदाएं न केवल जानमाल का नुकसान करती हैं, बल्कि पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए उत्तराखंड में इन प्राकृतिक आपदाओं के कारणों को समझना और उनसे निपटने के लिए उचित उपाय करना, देवभूमि के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के साथ साथ प्राकृतिक खतरों से भी बचाया जाए, इसके लिए बड़ी चुनौती अब देखने को मिलेगी। आज इसी पर चर्चा कि आखिर किस तरीके से और क्या कारण है कि बार बार ये आपदाएं, कई जिंदगियां निगल रही हैं। आखिर इसके पीछे कोई इंसानी गलती है या फिर वाकई ये समझा जाए कि प्रकृति का प्रकोप पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम बात विकास की भी करते हैं, जब पहाड़ों पर विकास होता है तब भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती है। और क्या विकास ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि नुकसान ना हो प्रकृति को? आज इसी पर चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ प्रमोद कपड़ुवाड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रभा बधुनी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गई हैं। प्रभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभा जी आपके साथ करूंगी। बीजेपी को क्या लगता है, प्रकृति का प्रकोप है ये या फिर वाकई इंसानी गलती हो रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह सिर्फ डेवलपमेंट में ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए उन्नति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी धराली उत्तरकाशी में घटना घटित हुई है, हम बहुत दुखी हैं। बहुत ये पीड़ादायक घटना हुई है और इसलिए मैं संवेदनाएं इसके लिए अपनी दूंगी। और अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लगातार जब से ये घटना हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत अपने आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, उसको छोड़कर वो आए और तब से लेकर वो वहीं धराली में ही है और बिल्कुल धरातल पर जाकर वो रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी निरंतर वहीं पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तब से लेकर हमने देखा है आज 2 दिन हो गए वो वहीं पर डटे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन, हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी सेना, हमारा प्रशासन तंत्र जो वहां पर लगा हुआ है, उन सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी निरंतरता से वहां पर चल रहे हैं और जिस पर ग्राउंड जीरो पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। उत्तरकाशी में उन्होंने बेस कैंप में भी वो लोगों को देखने जा रहे हैं। ये सब हम आपके माध्यम से टीवी चैनलों में ये सब चीजें देख रहे हैं और जो वहां पर लोग रेस्क्यू करके हम लेकर आ रहे हैं, उन्होंने भी आभार जताया है। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है, तो इसके लिए मैं उन सभी एजेंसियों का धन्यवाद करती हूँ जो इसमें इतना, अब क्योंकि देखिए जान की गंभीरता तो उनकी भी बनी हुई है कहीं ना कहीं। और चेतावनी माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब यहाँ से रवाना हुए थे, मौसम उस दिन भी बहुत खराब था, उनको भी चेतावनी दी गई थी कि कुछ भी वहां पर हो सकता है, हेलीकॉप्टर से आप ना जाए। उसके बावजूद वो गए हैं और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। तो देखिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जितना रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए, मैं उसके लिए ये कहूंगी कि भगवान उनको भी शक्ति दे और जितने भी हमारे भाई बंधु वहां पर फंसे हुए हैं वो भी सही सलामत वहां से रेस्क्यू हो जाए। अब उन्नति जी, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए वहां पर जो घटना घटित हुई है वो बादल फटने की घटना वहां पर घटित हुई है। तो देखिए, मौसम का जो पूर्वानुमान होता है, निश्चित तौर पर पहाड़ों में वर्षा बहुत अधिक हो रही है। तो वर्षा के लिए देखिए पूर्व चेतावनी जो होती है वो सटीक भी होती है। बहुत बार हमने देखा है, बहुत 1-2% ही ऐसा होता है कि कभी वो सटीक ना हो। लेकिन उन्नति जी, कहीं ना कहीं जो ये बादल फटने की घटना होती है, इसकी जो सटीक भविष्यवाणी है वो नहीं की जा सकती है। और देखिए, जो बादल फटने की घटना है, आपने अभी एक डेवलपमेंट की बात कही, तो देखिए अगर मैं
इसको एक साइंटिफिक वे में भी कहूँ तो हमने 2005 में मुंबई का भी हादसा देखा था, वहां पर भी बादल ही फटा था और वहां पर ऐसे कोई पहाड़ नहीं थे। तो वो उस घटना में जो जानकारी सामने आई थी, तो उसमें क्या था, जब एक बादल उठते हैं वो अपने साथ बहुत नमी को लेकर चलते हैं, तो जब गर्म हवाओं से वो बादल फट जाता है, एक ही जगह बारिश हो जाती है। तो इसको मैं उस वे में नहीं लूंगी। और जब उत्तराखंड में जो ये आपदा आई है, तो निश्चित तौर पर एक तरफ हिमालय है, पहाड़ हमारा खड़ा है, तो वो जब बादल वहां टकरा गए, उनको आगे रास्ता नहीं मिलता है जाने का, और यहाँ से भी बादल, तो वो जो ह्यूमिडिटी की एयर नीचे से गर्म हवा उनसे जब टकराई, तो वो बादल वहीं पे फटा और वो एक तरफ ही पूरा का पूरा पानी उसका बरस गया, और उसके साथ ही मैं कहूंगी इतनी बड़ी आपदा आ गई। लेकिन जिस प्रकार से कई चीजें हमने देखा है कि इसलिए मैं जो बादल फटने की घटना, इसको मैं डायरेक्टली डेवलपमेंट से नहीं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आज की डेट में उन्नति की जितनी भी डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए पूरा भू सर्वेक्षण करवाया जाता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वास्ट है कि अगर हम एक पेड़ को भी एक जगह से उठा के जो पुराने होते ले जाते हैं, तो उसको भी आसानी से हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखिए इसका बादल फटने का डेवलपमेंट से कोई रोल नहीं है। देखिए हिमालयी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहां बादल टकराने की स्थिति बनी रहती है, गर्म हवाओं का यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव बना रहता है। तो ये घटना उसकी वजह से ज्यादा हुई है। और इसमें विकास है, देखिए विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन आज उत्तराखंड में अगर मैं कहूंगी विकास हो भी रहा है, तो उसमें हर जगह हर सर्वेक्षण के साथ वो होता है। तो उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आज हमारी ऑल वेदर रोड बनके तैयार हो गई है, जो हमारी रेलवे लाइन है वो भी बनके तैयार हो गई है। तो ईश्वर की कृपा से ऐसा कहीं कुछ संज्ञान में नहीं आया है। तो ये एक बादल फटने की घटना है, एक प्राकृतिक आपदा मैं इसे कहूंगी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति का ही प्रकोप है। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है, बार बार जो ये घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं, ये प्रकृति का प्रकोप है या कोई इंसानी गलती? देखिए उन्नति, हमें पहले पहाड़ को समझना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ पहाड़ और मैदान की जो स्थिति है वो अलग है, पहाड़ की स्थितियां अलग है। हमारे यहाँ पहाड़ को अगर आप देखेंगे तो पहाड़, देखो प्रकृति कभी दोषी होती नहीं है। प्रकृति तो हमें सब कुछ देने का काम करती है, प्रकृति तो हमें पाल रही है। देखिए आप जो है ऑक्सीजन के रूप में हमें प्रकृति दे रही है, हमें पेड़ पौधे के रूप में, और तमाम जितने हमें भोजन के रूप में, ये सारी प्रकृति की तो कृपा है हम पे। लेकिन इस प्रकृति का जो है, और प्रकृति इशारा भी करती है। देखिए इस जो धराली जो उत्तरकाशी में जो ये घटना घटी, जो बहुत गंभीर घटना है, और इस घटना का आप ये माने कि आप इस घटना पे हम किसी व्यक्ति पे इसको थोप दें, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस घटना के जिम्मेदार हम सब लोग स्वयं हैं। बिल्कुल। प्रकृति को अगर हम इसमें दोष देना शुरू करें, तो प्रकृति का दोष इसमें नहीं है, प्रकृति का दोष नहीं, बल्कि ये दोष हमारा स्वयं का दोष है। अब मैं बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ जाएं और पहाड़ों की जो परिकल्पना है उस पर आप देखें उसको पहाड़ में। अब ये जो धराली जो गांव है, ये कोई नया गांव नहीं है, ये आदिकाल से पांडव का बिल्कुल। देखिए पुराने समय से ये गांव है, और बिल्कुल सही कहा है प्रमोद जी आपने कि कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी गलती है, जो कि हम लोग ये देख रहे हैं कि बार बार त्रासदी आ रही है एक के बाद एक। जी प्रमोद जी। जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जिसमें जैसे ये अस्सी गंगा है, खीर गंगा है, राणो घाट है, के साथ ही गंगनानी भी शामिल है। इसमें ये 3-4 जो है छोटी छोटी जो ये गाड़ गधेरे हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं, वो शामिल है। अब पुराने जो अगर आप देखेंगे, इसका पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे, तो पुराना इतिहास इसका ये था कि 1978 में खीर गंगा का यही रास्ता था जिस रास्ते पे वो इस समय चल पड़ी है। अब ये 78 में ये इसी से वो गंगा का जो वो खीर गंगा जो बहती थी, जो जिसको हम खीर गंगा के नाम से कह रहे हैं, वो जो नाला उसका इतना बड़ा वो बहता था, वो इसी रास्ते से वो बहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने उसमें अपने उस नदी के रास्ते को बदलने का, उसको बदल करके उसमें हमने आलीशान होटल बनाने का काम कर दिया। आपने देखा होगा ये एक दिन की घटना नहीं होती। अब धीरे धीरे करके देखिए 47 साल के बाद में
1978 से लेकर के अब आप 2025 की अगर आप बात करेंगे तो 47 साल के बाद में वो जो खीर गंगा है वो अपने स्थान पर पुनः आई है। अब उसके स्थान पे तब तक जिन इन 47 सालों में हमने बड़े बड़े होटल बना दिए, हमने उसमें होम स्टे बना दिए, बहुत सारा मार्केट बना दिया। तो मुझे लगता है कि प्रकृति जो है अपने स्थान को बनाने का काम करती है। तो हमें इस समय जो है जो सबसे बड़ी अगर पहाड़ों में जो ये पहाड़ों को बचाना है तो पहाड़ों को बचाने के लिए हमें अपने पूर्वजों के अध्ययन को देखना होगा। देखिए पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पूर्वज जो हमारे लोग होते थे वो सीमेंट और सरिया का यूज करते नहीं थे, लकड़ी के घर बनाते थे, मिट्टी से चिन करके लकड़ी के बड़े बड़े घर बनाते थे और उन घरों में वो रहते थे। फिर गधेरे के नजदीक वो घर बनाते नहीं थे, गधेरे से बहुत ऊपर ऊंचाई वाले। आप अगर पहाड़ में अगर आप जाएंगे तो पुराने गांव जितने आपको मिलेंगे वो सब जो है पहाड़ की चोटी के नजदीक मिलेंगे, चोटी पर वो मिलेंगे, गधेरे में वो मिलते नहीं थे। लेकिन अब जब से हम जो है ये विकास की दौड़ में जब से हमने दौड़ लगानी शुरू की तो हमने प्रकृति के रास्ते को पे अपने आशियाना को बनाना शुरू किया और उसका जो ये परिणाम है वो आप और हमारे सामने है। बहुत बड़ी घटना है। और ऐसा अगर आप कहेंगे कि अगर आप इसको देखेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि अकस्मात हो गया या ये ऐसा है कि भाई आज जो है अचानक हो गया। देखिए 2012 का अगर आप देखेंगे तो 2012 में और 2023 में भी वहां बादल फटा, 2012 में फटा, फिर 23 में फटा और 99 में वहां भूकंप का था। तो प्रकृति ने संकेत तो दिया लेकिन हम उनके संकेतों को समझ नहीं पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है जिस तरह से उत्तरकाशी के अंदर जो त्रासदी जो आई है, मानव जो त्रासदी आई है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, जिसकी पूर्ति कोई कभी नहीं कर सकता। ये तो ठीक है कि भाई अगर त्रासदी के तुरंत बाद हमारी जो सेनाएं हैं, जो हमारे स्वयं सेवक लोग हैं, अभी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जो स्वयं वहां पर गए तो स्वाभाविक है कि सारी व्यवस्थाएं करने में लोगों को जो है जितना हो सके उतनी व्यवस्थाएं उतना करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब वहां पर उपकरण जा नहीं सकते भाई, अब सड़क बिल्कुल देखिए क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है और इसीलिए टीम्स वहां पर तैनात हैं, संयुक्त रूप से वहां पर ये अभियान चलाया जा रहा है रेस्क्यू का। ठीक है प्रभा जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि पहाड़ों की जो खूबसूरती है उसको भी संजोना है और क्योंकि पर्यटन स्थल है ऐसे में पर्यटकों के लिए एक बेहतर व्यवस्था भी करना है। इनका जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे और बार बार जो प्रकृति संकेत ले रही है उसे आम बात समझकर आगे बढ़ जाना, ये तो किसी भी परेशानी का या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हाँ जी उन्नति जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और देखिए जो प्राकृतिक आपदा है, अगर हम ये कहें कि निश्चित तौर पर आज जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड है हमारे लिए ये तीर्थाटन और पर्यटन यहाँ की रीढ़ की हड्डी है और यहीं से हमारा जो स्थानीय व्यवसाय लोगों का चलता है वो इस पे बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगी कि 50% से ज्यादा इसी पर आधारित है। पहले तो देखिए खाली हमारी ग्रीष्मकालीन यात्रा होती थी 4 धामों की, लेकिन अब तो हमारी भाजपा सरकार जब से हमने शीतकालीन यात्रा भी यहाँ पर शुरू कर दी है तो निश्चित तौर पर व्यवस्था देना, जिम्मेदारियां उठाना ये सरकार का कर्तव्य है। और जो भी पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते चुनौतियां भी हैं और अभी हमने जो आपदा आई है हम खुद देख रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने। अभी भी कई तीर्थ यात्री यहाँ पर हैं, उनका हमने रेस्क्यू किया है, वो भी धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का कि जिस प्रकार से उनको रेस्क्यू करके फटाफट उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए आपदा ग्रसित प्रदेश है तो उसके हिसाब से अगर आज मैं उत्तराखंड की उन्नति जी बात करूं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी सारी है। आज एयर एम्बुलेंस की बात करें, लोगों को एम्स की फैसिलिटी देने की बात करें, डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंचाने की बात करें तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कोई प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार अभी आई है तो उसके बाद निश्चित तौर पर एक सीखने की बात वो लोगों की भी कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदारी जरूर ये मानती हूँ कि जो अभी इससे पहले कुछ वर्षों की ही हम सबने देखा था केरल में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटी थी कि वहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, बहुत खूबसूरत वो भी राज्य है, लेकिन जो नदियों का रास्ता था वहां पे लोगों ने बसावट बना ली, बड़े बड़े होटल्स वहां पर बना लिए, लेकिन नदियों का मार्ग वही था तो नदियों का मार्ग वहां पे सूख गया।
अब वो कई वर्षों तक सूखा रहा तो उनको लगा ये नदियां सूख गई हैं, लेकिन जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया तो हम सबने देखा कि वो अपना रास्ता जो नदियां होती हैं वो कभी नहीं बदलती हैं। तो जब वो बादल पड़ते हैं, अचानक से तेज वर्षा होती है, तो वो अपनी निरंतर उसी ढाल पे चलती है, उसी रास्ते पर जाती है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये घटना घटित हुई है, निश्चित तौर पर इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती जो वहां पे बसावटें थी नदी के किनारे, निश्चित तौर पर अगर आज भी मैं उन्नति जी आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा पुराना धराली जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो ऊंचाई पर है, वो एज इट इज है, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अतिक्रमण हुआ है, जिसके लिए आज हमारे धामी सरकार, मैं ये कहूंगी, बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है। जहाँ पे भी नदियों के किनारे ये अतिक्रमण हो रखा है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी कि काम कर रही है कि वो बसावटें वहां से हटाई जाए। क्योंकि जब भी नदियों ऐसी कोई आपदा आती है, देखिए जब तक आपदा नहीं है तो वो चल रहा है काम। तो मेरे को ये लगता है कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो लोग नदी के किनारे हैं उनको भी वहां पर ना रखे, और सरकार उनको पुनर्स्थापित भी कर रही है, उनको पुनर्वास भी दे रही है, उसके लिए भी योजनाएं बन रही है। तो मुझे लगता है इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, उनको भी जब हटाया जाता है, कहीं पे अतिक्रमण होता है, उनको भी सरकार का साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर भविष्य में दोबारा इस प्रकार की घटना घटित होती है तो फिर आपदा जब आती है वो तो देखिए लोगों की जान के साथ आ जाती है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों की भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बन जाती है कि सोच समझकर वो नदी के किनारे ना रहे, और जब अतिक्रमण के माध्यम से सरकार उनको नोटिस देती है तो वो उनके रहने की व्यवस्था भी करती है, तो वो उसी नियम कानून का भी पालन करे, और वो सरकार की एक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इन सभी चीजों का भी सरकार भी ध्यान रखेगी, ताकि, क्योंकि देखिए उन्नति जी, जो आपदाएं हैं, मैंने अभी आपको बताया, बादल फटना, इसकी कोई पूर्वानुमान नहीं है, कहीं पर भी आपदा आ सकती है। लेकिन जो सरकार के हाथ में, आज सरकार उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए काम कर रही है। सभी हम देख रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, और सभी को रेस्क्यू वहां से किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में निश्चित तौर पर मैं ये चाहूंगी कि इस प्रकार से जो नदियों का किनारा है उस पर अतिक्रमण ना हो, और उसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। तो अगर सरकार कहीं पे ये कह रही है कि अतिक्रमण ना हो, तो जो विपक्ष है वो भी साथ दे। जो लोग वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं उनको जब नोटिस जाता है तो उसमें हल्ला ना मचाए, क्योंकि बाद में फिर जब दिक्कतें सामने आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके बाद फिर इसी प्रकार की स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। और निश्चित तौर पर अगर नदियां हैं, ये तो देखिए प्रकृति है, प्रकृति तो अपने रास्ते पर चलेगी, तो उसको आप कब तक रोकोगे? तो वो निश्चित तौर पर अपने रास्ते पर ही चलेगी। तो अतिक्रमण कम से कम प्रकृति पर ना किया जाए, प्रमोद जी, और उसका मिलजुल कर सामना किया जाए। जो एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है प्रभा जी ने, उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा इसमें समझा जा सकता है, और जब अतिक्रमण के खिलाफ सरकार कोई भी फैसला ले तो विपक्ष को साथ होना चाहिए ताकि बचा जा सके। सहमत है? देखिए उन्नति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो विपक्ष है, वैसे तो पूरे देश के अंदर जो विपक्ष है वो सरकार को बहुत कोऑपरेट करने का काम करता है, लेकिन किसी प्रवक्ता के कहने ठीक है, किसी प्रवक्ता की भले ही आप ना सुने, लेकिन क्योंकि आपने वो जो है जी, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही विपक्ष की भी जो है उनके सवालों को उठाने की जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, देखिए आप ऐसा कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण जो देखो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, कोर्ट ने कहा है कि 200 मीटर के दायरे पर आप जो है गंगा के 200 मीटर के दायरे पे आप जो है निर्माण नहीं कर सकते। अब आप दूर मत जाओ, आप अपने ऋषिकेश से शुरू कर दो, उसके बाद में देवप्रयाग को देख लो, फिर आप जो है सारी गंगा जी के किनारे जितना है आप हरिद्वार से लेकर के देख लीजिए। आप नदी के किनारे ही से ही जो है लोगों ने बड़ी बहुमंजिली इमारतें बना रखी हैं, तो वो सारी के सारे आने वाले समय के लिए जो है बड़ा विनाशकारी साबित होने वाले हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी जो चिंता है वो यह है कि उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है, इस राज्य को भूस्खलन से कैसे बचाया जाए। और ये बड़ा सरल है कि भूस्खलन से बचाने के लिए हमें बृहद वृक्षारोपण की आवश्यकता है। सरकार ऐसे रूल बनाए, ऐसे नियम बनाए। अभी जैसे मैं आपको इसी जगह का जिक्र करता हूँ, जो ये धराली गांव का ही मैं जिक्र करता हूँ आपसे। अभी इसमें जो है 2012 से लेके 2023 के बीच इसमें 2 बार बादल फटा।
और दोनों बार बड़ी बड़ी उच्च कमेटियां बनी ये कि भाई यहाँ का निर्माण कैसे हो, और उसमें बड़ा प्लान हुआ कि भाई इसमें जो है भूकंप विरोधी इसमें मकान बनाए जाएंगे, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जब आप जमीन पे जाएंगे तो जमीन पे कुछ हुआ नहीं। तो उसका रीजन ये है कि आज जो है इतना बड़ा नुकसान प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूं कि जब वीडियो देख करके जब हम देख रहे हैं, हम लोग वहां पर गए नहीं, हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष आपने देखा होगा, आपके चैनल ने तो प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारा दिखाया भी। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जी उसी दिन जिस दिन ये बादल फटा उसी दिन जो है अपने सारे कामों को छोड़ करके और वो जो है उस क्षेत्र में पहुंचने का उन्होंने काम किया। मैं अभी भी देख रहा था, अभी भी किसी गांव में जो है जहां उन्होंने महाराष्ट्र और जो तीर्थ यात्री ठहराए हुए हैं उनसे मिलने के लिए वो अभी जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि देखो, इस प्रदेश की एक विशेषता है कि जब भी इस प्रदेश पे कोई संकट आता है तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट एकमुठ होकर के काम करने का काम करते हैं। ये इस प्रदेश की खूबसूरती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर अभी तो 2 महीने 1 महीना 1.5 महीना और बरसात का है। अगर सरकार सचमुच में संवेदनशील हो तो सरकार, चाहे वो हमारी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, ये तो सच है कि पहाड़ों में बहुमंजिली इमारतों पर पूर्णतया बैन लगना चाहिए। और पहाड़ों में जो निर्माण हो वो जिस तरह से पहले लकड़ी के घर बनते थे, टीन उसके ऊपर डाल दिया जाता था, इस तरह की जो है पारंपरिक अगर मकान बनेंगे, दुकान बनेंगे तो पहाड़ को बचाया जा सकता है। और आधुनिकता की दौड़ में अगर हम जो है बहुमंजिली इमारतें अगर बनाते रहेंगे तो हर बार आपके चैनल पे हम डिबेट करते रहेंगे कि ये इतने, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ जो मापदंड है उनका भी पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि इस तरीके की जब त्रासदी आए तब हम लोग बचाव के लिए कम से कम इतने तत्पर हो कि बचाव बेहतर तरीके से हो पाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।